आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की। आमिर, एक बार फिर से आकाशवाणी और विविध भारती के नेटवर्क पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस जी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं। बिल्कुल। और जो सिलसिला हमने सीजन 1 के साथ साथ रखा था वो इस दफा हम लोग दोहरा रहे हैं जी। और मुझे एक मौका मिल रहा है हिंदुस्तान के सभी लोगों से जुड़ने का। बेहद खुशी है मुझे और उनकी आवाजें, उनके जज्बात सुनना मैं चाहता हूं। आमिर, पिछले सीजन में नाम था दिल पे लगी और बात बनी जी। इस बार प्रोग्राम का नाम है आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की। जी जी, बहुत अच्छा नाम चुना आपने, बहुत ही सही नाम चुना है आपने। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिंदुस्तान में देश की फिक्र जरूर है और हम सब जब एक कोशिश करेंगे तभी हम अलग अलग मुश्किलों से हम बाहर निकल पाएंगे। और इस बार एक खुशखबरी ये है कि हम शनिवार के दिन 4 बार 4 अलग अलग तरह के चैनल्स के जरिए अपने श्रोताओं तक पहुंच रहे हैं। अच्छा। शनिवार के दिन सुबह 10 बजे एफएम गोल्ड पर हम सुनाई दे रहे हैं जी। उसके बाद दिन में 11 बजे से आकाशवाणी का जो नेटवर्क है उस पर सुनाई दे रहे हैं जी। विविध भारती के नेटवर्क पर 3:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में हम अपने श्रोताओं तक पहुंच रहे हैं और एफएम रेनबो के जरिए हम शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच पहुंच रहे हैं। वाह, ये तो और भी खुशी की बात है। इसका मतलब ये कि हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। और अलग अलग टाइम स्पैन्स में लोग हमारा ये शो सुन पाएंगे और हमसे अगली दफा बात भी कर पाएंगे। बिल्कुल। आमिर, सोमवार से बुधवार के बीच में हमने अपनी टेलीफोन लाइंस ओपन की और यकीन मानिए कि देश के अलग अलग हिस्सों से टेलीफोन कॉल्स आए। जी। इनमें वो लोग हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। जी, जी। कुछ ऐसे लोग हैं जो विक्टिम रहे हैं, जिनके रिश्तेदार हैं, सर्वाइवर के फैमिली के मेंबर्स हैं जी। और कुछ और भी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अलग अलग अनुभव शेयर किए। ये विषय ऐसा था कि जिसमें ज्यादातर कॉल्स महिलाओं के आए हैं, मैं समझ सकता हूं, बच्चियों के आए हैं। उन्होंने अपने मन की बातें आप तक पहुंचाई हैं। जी। दरअसल ये बहुत ही दर्दनाक मुद्दा भी है जी। और हमें एक चीज इसमें बहुत जरूरी है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो अपराध करता है उसके हक में वजन झुका हुआ है। उस वजन के बैलेंस को हमको चेंज करना है, बदलना है, ताकि अपराध करने से पहले हर इंसान ये समझ ले कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा और कुछ महीनों में ही केस खत्म भी हो जाएगा और फिर वो जिंदगी भर जेल में बैठा रहेगा। ये जब तक हर इंसान को यकीन ना हो जाए तब तक ये जो आंकड़े हैं ये बदलेंगे नहीं, तब तक ये जो सच्चाई है, जमीनी सच्चाई, वो बदलेगी नहीं। इसलिए हमारे शो पे हमने कोशिश की कि जो 2-3 मेन मुद्दे हैं जिनके वजह से अपराधी छूट जाते हैं, वो हमारी कोशिश है कि वो ना हो। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। आमिर, पहले कॉल की तरफ बढ़ने से पहले कुछ अलग अलग इलाकों के लोगों की आवाजें जी। जिन्हें देश की फिक्र है जी। और जिन्होंने इसका जिक्र किया है। जी। हाँ, मैं प्रिया बोल रही हूँ नीमच से। मैं सिर्फ आमिर जी को थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने पहले भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था और ये अभी भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है। रियली मतलब ये बहुत इंस्पिरेशनल है। उनको मतलब दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो इतना अंडरस्टैंड करते हैं, वो इतना अच्छे से समझते हैं कि औरतों के साथ इतना गलत हो रहा है, इतना कुछ जो नहीं होना चाहिए दुनिया में, बहुत कुछ वैसा हो रहा है। तो जो उन्होंने समझा, जो उन्होंने रिसर्च करी, इतनी मेहनत करी, उसके लिए उनको बहुत बहुत थैंक्स बोलने के लिए फोन किया था। द्वारका से चारुलता बोल रही हूँ। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। जो हम व्यक्त कभी नहीं कर सकते वो इस कार्यक्रम के द्वारा व्यक्त होता है, हमारी भावनाएं।
पहले तो मुझे कमाती सी हो गई, फिर मुझे एकदम गुस्सा आया, तो मैंने सोचा अगर मौका मिले तो मैं आपको ऐसा सुझाव दूं कि इन लोगों को ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि कभी वो ये बात करने की सोच भी न सके। जी, मैं फिरदौस अहमद बात कर रहा हूँ, यहाँ J&K से। आमिर खान को हम दिल से चाहते हैं, उसे सुनते हैं, पूरा हिंदुस्तान उन्हें सलाम करता है। जम्मू कश्मीर से उनके लिए सलाम और पूरे इंडिया से उनके लिए सलाम। हाँ जी, श्याम बिहारी मित्तल सर, प्रोग्राम आपने बहुत ही अच्छा किया है, शुरू किया है, तो इससे कुछ जागरूक होगी दुनिया, क्योंकि हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से कुछ तो फर्क पड़ेगा। मेरा नाम मीना है, हम झारखंड से बोल रहे हैं। ये जो प्रोग्राम शुरू किए हैं वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमारी एक तकलीफ यही है कि जिसमें इस तरह की जो दर्द वाली बातें हैं तो पता नहीं क्यों हमें रोना आता है और हम वो प्रोग्राम देख ही नहीं पाते हैं। थोड़ा प्रोग्राम भी स्टार्टिंग वाला देखते हैं लेकिन एंड हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों हमसे होता ही नहीं है। और हमें ऐसा ही लगता है कि भगवान ने दुनिया ऐसी क्यों बनाई कि जहाँ सिर्फ दुख और दर्द ही मिल रहा हो, और सभी इंसानों के साथ इस तरह की बातें क्यों होती है। क्या किसी के दिल में रहम दिल नहीं है? बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उनको ये प्रोग्राम इतना पसंद आया और इतने जज्बाती तौर पे वो जुड़े। बल्कि जो आखिरी आपकी सुनने वाली थी जी, वो कह रही थी कि इतना उनको रोना आता है कि वो फिर बाकी का प्रोग्राम नहीं देख पाती। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो आखिर तक देखें, क्योंकि हम ऐसी कहानियां भी बताते हैं प्रोग्राम के दौरान हर मुद्दे में, जिससे कि हम सबको प्रेरणा मिलती है और एक उम्मीद हम में रहती है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये सारे मुद्दे जो हैं, हम सब मुद्दों को हम टैकल कर सकते हैं, इसका हम उपाय निकाल सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और मैंने कभी उम्मीद नहीं खोई है। बिल्कुल, मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान में अलग अलग किस्म की बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे उतना ही यकीन है कि हम इन सब मुद्दों का सामना कर सकते हैं और उन्हें बदल सकते हैं। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम हमारा आखिर तक देखें, ताकि उनको भी ये एहसास हो और उनके अंदर भी प्रेरणा जागे और वो निराश ना हो। बहुत सही बात आमिर आपने कही है। और निराश नहीं होने वाली ऐसी एक हमारी कॉलर हैं, उन्होंने बनारस से फोन किया। मैं बनारस में रहती हूँ और मेरा नाम कृष्णा शर्मा है। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वार्ड इंचार्ज थी कैंसर डिपार्टमेंट की। हम आपके सत्यमेव जयते को बहुत ही लाइक कर रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लगा सर, मैंने ये सोचा कि सोसाइटी में कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिससे इंसान की प्रॉब्लम्स को आपस में बांटा जाए, डिस्कस किया जाए, और उसके बाद हम उससे बचने के लिए अपने लिए कोई उपाय ढूंढने की कोशिश करें। मेरे कुछ एक्सपीरियंस मैं बांटना चाह रही थी आप लोगों के साथ। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई, 15 इयर्स की थी मैं, और उसके बाद मेरा हस्बैंड मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, पैसे मांगना, मार डालने की धमकी देना, ये सब खूब करता था। मैंने बहुत स्ट्रगल की सर। उसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन जारी रखी, MA तक पढ़ाई की। उसके बाद फिर 4 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स करके मैं वहीं पे वार्ड इंचार्ज बन गई। आज मेरे बच्चे सब बड़े बड़े हो गए हैं, सब लाइफ में सेटल्ड हैं। रियली स्ट्रगल करने वालों के लिए आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जी। मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरह आपने अपनी जिंदगी जी है, जिस ताकत और हिम्मत से आपने अपनी जिंदगी जी है, वो हम सबके लिए इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। और मुझे बेहद खुशी ये भी है कि आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया, और ये बात कि हम इन मुश्किल मुद्दों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि हम सब इन चीजों के बारे में बातचीत कर सकें, ये बातें खुलकर हम डिस्कस कर पाएं। और ये बहुत ही एक बड़ा पहला कदम अपने आप में है। और इसके अलावा भी कृष्णा जी, आपको खुशी होगी कि जो हमने पहले सीजन में जितने मुद्दे उठाए थे उन सब में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है, बहुत ज्यादा बढ़त हुई है। और इसके इस बारे में आपको सारी जानकारी हमारे वेबसाइट पे मिल सकती है, www.satyamevjayate.in। ये हमारी वेबसाइट है और यहाँ पर पिछले सीजन के सारे एपिसोड्स में क्या क्या चीजें आगे बढ़ी हैं, क्या क्या सुझाव निकले हैं, कन्या भ्रूण हत्या के आंकड़ों में कितना फर्क आया है, ये सब आपको वहां पता चलेगा। आमिर, ये तो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी जिंदगी की मुसीबतों का सामना किया जी। अभी एक और महिलाएं हैं जिन्होंने इस एपिसोड को देखने के बाद कॉल किया और उनका बहुत जायज
गुस्सा है। जी जी जी। जरा उनकी बात सुन। जी जी जी। जी सर, मेरा नाम स्मृति मौर्य है। स्मृति मौर्य। मैं गोरखपुर से बोल रही हूँ, यूपी से। भारतीय स्टेट बैंक में मैं काम करती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके जो एपिसोड में इस बार दिखाया गया था टॉपिक, उसमें आपने एक मेजर पोर्शन छोड़ दिया था। जो निर्भया का कांड हुआ था, उस 4 अपराधियों में से एक अपराधी ऐसा था जो बिलो 18 ईयर के एज का था। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, 18 साल के नीचे का था और उसे कोई कड़ी सजा नहीं मिली। वो मतलब सीधे उसको बस गृह सुधार में भेज दिया गया। जब वो रेप कर रहा था उस समय तो सर वो व्यक्त था, और जब हम उसे सजा दे रहे हैं तो वो अवैध हो गया। ऐसा कैसा कानून बनाते हैं? इस तरह का कोई कानून नहीं होना चाहिए। सबसे अधिक घिनौना काम उसी लड़के ने किया था, जिसको बोला जा रहा है कि वो 18 साल से नीचे था। सबसे बुरी तरीके से उस लड़की को उसी ने पीटा था। तो फिर कैसे उसको गृह सुधार गृह में उसको छोड़ा जा सकता है? ऐसे लोगों को भी तो सजा मिलनी चाहिए। अगर उन्हें फांसी पे नहीं लटका सकते हैं तो एटलीस्ट उसे उम्र कैद की तो सजा दें। जब वो रेप कर रहा था तब वो बड़ा था, और जब वो सजा पाने का हुआ तब वो क्या अवैध हो गया? ये सर कोई बात नहीं होती है। और मैं चाहती हूँ हम सारी महिलाएं जो हैं हमारे साथ की जो काम करती हैं, उनकी तरफ से मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस लड़के को भी सजा दी जाए और इसके लिए भी कोई कड़ा कानून और नियम बनाया जाए। स्मृति जी, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूँ और ये सारी भावनाएं हम सबके अंदर भी दौड़ती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शो में हमने कोशिश ये की थी कि जहां जहां हमें कमजोरियां नजर आए, जैसे कि पुलिस को लेकर हमें ये देखने को मिलता है कि FIR दर्ज नहीं होते जी, तो वो जो नया कानून आया है उसके बारे में हमने लोगों को जानकारी दी कि अब FIR दर्ज करना जरूरी है, और अगर पुलिस वाला ना करे तो वो गैर कानूनी है, उसको 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा एक बलात्कार से पीड़ित महिला को अस्पताल की जरूरत होती है, वहां पर क्या क्या चीजों का उसे सामना करना पड़ता है। मेन चीज ये है कि कोई एक तरीका नहीं है देखभाल का, जांच का ऐसी महिला के साथ। तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक तरीका होना चाहिए, क्योंकि ये मेडिको लीगल केस भी है। कोई चीजें छूट ना जाए, कोई लापरवाही ना हो, तो उसके लिए अगर एक फॉर्म है, परफॉर्मा है, एक तरीका है जो प्रिंटेड है, जिसको हम फॉलो करें, तो डॉक्टरों के लिए भी आसान हो जाता है, क्योंकि वो भी इससे स्ट्रगल करते हैं कि भाई मैं कैसे इसकी जांच ठीक से करूं जी, तो उनके लिए भी आसान हो जाता है। तो ये हमें सेकंड वीक पॉइंट लगा हमारे सिस्टम में। तो ये हम सिस्टम की वीकनेसेस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और सुझाव के तौर पे जो उषा मेहरा जी ने हमें बताया कि एक 1 स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर बने, जहां एक छत के नीचे एक पीड़ित महिलाओं को सारी सुविधाएं मिले, कानूनी लीगल हेल्प भी मिले जी, और मेडिकल उसकी जांच भी ठीक तरह से हो, उसका FIR भी वहां दर्ज किया जाए, मजिस्ट्रेट को भी वहां बुला के उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए, तो उसे फिर यहां वहां भागने की जरूरत ना हो, वो परेशान ना हो, ऑलरेडी वो इतनी पीड़ित है, और फिर सिस्टम जो है वो उसके साथ एक संवेदनशील व्यवहार करे, उसको सपोर्ट करे। तो ये 1 स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर बहुत जरूरी है। बांग्लादेश में भी है, अलग अलग देशों में है, हमें भी ये करना चाहिए। तो ये हमें सॉल्यूशंस नजर आए कि ये हमें एक तरीका होना चाहिए जांच का, 1 स्टॉप रेप क्राइसिस सेंटर होने चाहिए, और FIR दर्ज होने चाहिए, तब ये चीजें बदलेंगी। जहां तक स्मृति जी ने कहा है कानून के बारे में, कि कानून में जो जुवेनाइल का जो एज बताया जाता है वो 18 से अगर वो कम है तो फिर वो जुवेनाइल जस्टिस के अंडर आता है, और उसके लिए अलग कानून फिर इस्तेमाल होता है। इस पे काफी डिबेट भी हुई है, चर्चा भी हुई है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इस उम्र के जो एज ग्रुप है, इसके 18 से कम करके इसको 16 पे लाया जाए। 15 से नीचे हैं तो आप जुवेनाइल हैं, और 15 के ऊपर अगर आप हैं तो फिर जो आम कानून है वो आप पर भी लागू होना चाहिए। इस पे बड़ी डिबेट चली है, डिस्कशन चली है। मैं किसी एक केस के बारे में नहीं टिप्पणी करना चाहूंगा जो निर्भया का केस है, क्योंकि जब हम कानून बनाते हैं वो हर इंसान के लिए होता है, देश में हर इंसान के लिए होता है जी। तो इस पे काफी डिबेट भी हो रही है इस वक्त भी, और स्मृति जी अगर चाहें तो जो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनके विचार हैं, वो एक खत लिखकर, और उनको ये करना चाहिए, एक चिट्ठी लिखकर वो लॉ मिनिस्ट्री तक पहुंचाएं, ताकि उनके जो व्यूज हैं वो भी शामिल किए जाएं उस डिस्कशन में। आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की। आमिर, एक पीड़ित महिला हैं जिन्होंने अपनी पहचान उजागर न करते हुए अपने मन की बात आप तक पहुंचाई है। सर, हम
अपना नाम नहीं बता सकते हैं जी। लेकिन हम एक छोटे से ही गांव से बिलोंग करते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी, लगभग 5 साल की, तब मेरे साथ 3 लड़कों ने, जब उनका मन होता था तब उन्होंने रेप किया मेरे साथ। तो हमने घर में तो किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो लोग डराते थे, कहते थे घर में मत बताना। घर के सामने ही वाले लड़के थे। मुझे लड़कों से बिल्कुल भी नफरत हो गई है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को, वो चाहे छोटा हो या फिर बड़ा हो, लड़की हो तो उसको घर पे अधिक केयरफुल रहने के लिए कहें। बाहर तो कहें लेकिन घर पर भी रहने के लिए कहें, क्योंकि जितना खतरा बाहर है उतना खतरा घर के अंदर भी है। अगर लड़की है तो उसके लिए हमेशा खतरा ही रहता है। अभी तक छोटी थी, बचपना था, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हम लड़कों से किसी प्रकार का रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं। बहुत ज्यादा नफरत हो गई हमको लड़कों। मुझे बड़ा दुख हुआ आपकी बातें सुनकर, और मैं आपको बताना चाहूंगा जज्बाती तौर पे मैं आपके साथ हूं, और मेरा ख्याल है सारे सुनने वाले आपके साथ हैं। जिस चीज से आप गुजरी हैं वो यकीनन बहुत ही दर्दनाक है और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं 2-3 चीजें आपसे कहना चाहूंगा। एक तो ये कि हमने खास प्रोग्राम इस पे किया है सीजन 1 में, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पर, और उसमें हमने बड़े डिटेल में लोगों को बताया कि किस तरह माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल करें, और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी माँ बाप पर है, और किस तरह से वो चौकन्ना रहें, क्या क्या चीजों का वो सामना कर सकते हैं। हमने एक वर्कशॉप भी किया बच्चों के साथ, ताकि बच्चे भी सही तरीके से माँ बाप को रिपोर्ट कर पाए। गुड टच बैड टच का हमने एक वर्कशॉप किया था बच्चों के साथ, और वो वर्कशॉप जो है हर 6 महीने पे करना चाहिए हर माँ बाप को अपने बच्चों के साथ, ताकि बच्चे जो है उनको ये बात समझ में आए कि कोई मुझे अलग गलत तरीके से छू रहा है, कोई, वो अपने बड़ों को बता पाए। और मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जो घटना घटी है आपके साथ, और ये 2-3 सालों के दौरान लगातार ये रहा आपके साथ, तो आपको मैं यही कहूंगा कि देखिए जिंदगी जो है वो बहुत, जो हुआ आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन ये उतना ही जरूरी है कि आप उसमें से बाहर निकलें। और जिंदगी बहुत बड़ी है, हम सब के साथ अलग अलग घटनाएं होती हैं जो बहुत दर्दनाक होती हैं। आपके साथ जो है वो बहुत ही दर्दनाक बात हुई है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसमें से जज्बाती तौर पे और मानसिक तौर पे अपने आप को उसमें से निकालें। इसमें आपका तो खैर कोई दोष था ही नहीं, दोष तो उन्हीं लोगों का था जो ये काम कर रहे थे। तो इस बात की आप तसल्ली रखें अपने मन में, और मेरे ख्याल से आप अगर प्रोफेशनल हेल्प भी सीख करें, जैसे कोई जो मानसिक डॉक्टर होते हैं, या थेरेपी से वो आपको बातचीत करके, काउंसलिंग करके आपको, आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर जिंदगी आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाएंगी। आमिर, ये एक अगली कॉलर जो हैं ये जबलपुर शहर से हैं, और इन्होंने भी अपना नाम, अपनी पहचान न बताते हुए अपनी बात कही है। जी सर, जबलपुर से बोल रही हूँ सर। मैं सर, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते, इसलिए मेरे को भी जॉब करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसी महंगाई में जॉब करना जरूरी रहता है सर। मैंने भी एक ऑफिस ज्वाइन किया था सर, तो वहाँ भी मेरे सीनियर थे। क्या हुआ कि सीनियर के साथ यहाँ वहाँ काम पे तो जाना पड़ता था, उनके साथ मुझे भी जाना पड़ा। एक सर मुझे ले गए, हम दोनों साथ में अकेले गए थे, तो गए सर, कार में गए थे, तो वहीं रास्ते में सर उन्होंने मेरे साथ सर सबसे मैंने वो ऑफिस छोड़ दिया, और फिर उसके बाद एक सड़क दुर्घटना में सर मेरे सर में चोट आई, तो 1 महीने से मैं अभी कहीं जा भी नहीं रही हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं सर, तो जॉब करना बहुत जरूरी रहता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सर, तो हम लोगों के लिए कहीं भी कोई भी जगह सेफ नहीं है, ऐसा क्यों? मैं आज किसी से भी अगर जॉब करने की बात कहती हूँ कि आप मेरे लिए जॉब बताना या कुछ, तो लोग सबसे पहले यही बोलते हैं कि आप पहले हमसे दोस्ती करो। तो दोस्ती का क्या मतलब होता है सर? पहले दोस्ती करने से क्या मतलब? अगर आप हमसे दोस्ती करेंगे तो हम अच्छे से अच्छा जॉब आपको दिलवाएंगे, ऐसा क्यों है सर? लड़कियां या लेडीज कहीं भी सेफ क्यों नहीं है? आज ना वो घर में सेफ है, बाहर सेफ है, हम लोगों का हर जगह निकलना, आज हमारे लिए वो खुला आसमान नहीं है, वो कोई खुली ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम खुल के सांस ले सके, अपने पंख फैला के उड़ सके, कुछ कर सके। ऐसा क्यों है सर? मुझे घर से मैं घर में ये बताती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, जाना चाहती हूँ बाहर, लेकिन मैं जब बाहर निकलती हूँ तो अंदर अंदर बहुत डरती हूँ कि अब मैं यहाँ निकल तो आई हूँ, मैं
कैसे लोग मिलेंगे, क्या होगा, क्या करूंगी। सबसे पहले हमें उन्हीं नजरों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है सर? मैं भी अपने हस्बैंड के साथ कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन सर ऐसा होता नहीं है, क्यों है? हाँ, मैं आपके जज्बात पूरी तरह समझ सकता हूँ और ये सवाल अक्सर मेरे मन में भी आता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये जो एक पेट्रियार्कल थिंकिंग हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों में है, वो एक वजह है सारे मुद्दों की, बहुत सारे मुद्दों की, जो महिलाओं के साथ जो मुद्दे जुड़े हैं उसकी एक जड़ है वो पेट्रियार्कल थिंकिंग, और उसके वजह से हमारी सोच अलग अलग लेवल्स पर बिगड़ती है। महिलाओं के लिए खासतौर से ये बहुत मुश्किल होता है कि वो समाज में भी बाहर जब काम करती हैं उनको अलग अलग प्रेशर्स आते हैं, जो सीनियर्स उनके काम करते हैं वो भी गलत नजर से उनको देखते हैं, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे भी ये इल्म है कि ये होता है, हर जगह ये होता है, और ये बहुत ही दुख की बात है। जमीनी सच्चाई तभी बदलेगी जब हम सब जो एक अच्छी सोच रखते हैं वो इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। वही एक तरीका है। कोई जादू की छड़ी नहीं है हमारे पास जिससे कि हम वो घुमाएं और लोगों का मन बदल दें। जी, इसमें 2-3 चीजें बहुत अहम हैं। हम किस तरह अपने बच्चों को तालीम देते हैं, हम किस तरह अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, खासतौर से जो हमारे परिवार में जो लड़के होते हैं, जो बच्चे होते हैं, हम उनको क्या सिखाते हैं, महिलाओं के साथ वो किस तरह पेश आए, किस तरह उनका बर्ताव हो, ये बहुत अहम चीज है। और इसके अलावा जब तक सिस्टम की जो कमजोरियां हैं उनको हम बदलेंगे नहीं, जैसे हमारे शो पे, मैं दोहराऊंगा नहीं उस बात को, लेकिन जो हमारे शो पे हमने कमजोरियां दिखाई, जब एक सिस्टम आ जाएगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जांच का एक तरीका हो, या रेप क्राइसिस सेंटर बने, या जो लोग ये अपराध करते हैं उनके खिलाफ बहुत जल्द उनको सजा मिले, तब हर आदमी डरेगा ये करने से। और मैं उनको ये भी बताना चाहूंगा कि कानून जो है वो बड़ा सख्त है इन मामलों में। काम के जगह पर अगर कोई मर्द आपको छेड़े या गलत चीजें आपको करे या गलत चीजें बताए या गलत नजर से आपको पेश आए आपके साथ, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट पुलिस में कर सकते हैं और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाएगी और ली जानी चाहिए। और आप अब तो इस मामले में जब आप पुलिस पर के पास जाएंगे तो एफआईआर जो है वो दर्ज जरूर होगा, कंपलसरी है, और जो पुलिस वाला दर्ज नहीं करता आप उसके खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकती है। तो इस पे आप सख्त कदम उठाइए, तभी ये चीजें बदलेंगी, तभी तब्दीली आएगी। मेरा ये मानना है कि जब जस्टिस स्विफ्ट होगा इस मुद्दे को लेकर, इस प्रॉब्लम को लेकर, इस मामले को लेकर, जब जस्टिस स्विफ्ट होगा और सर्टेन होगा, मतलब जल्दी होगा और यकीनन होगा, तब तब्दीली आएगी, जमीनी स्तर पर तब तब्दीली आएगी। तो इस तब्दीली के लिए हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग, जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है कहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। नमस्ते आमिर जी, मैं महाराष्ट्र पुणे से नाज़नीन शेख बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आमिर जी का और सत्यमेव जयते का टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे समाज को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि देखिए हमारे देश में ऐसा भी कुछ भी होता है। सिर्फ न्याय व्यवस्था और पुलिस को जिम्मेदार ठहरा कर कुछ फायदा नहीं है, खुद से और हमारे घर से पहल करनी होगी। सबसे पहले तो अगर आप सोचिए, एक परिवार में जब एक पिता अपने छोटे बच्चे के सामने अपनी पत्नी का आदर करता है तो उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि औरतें मर्दों से हमेशा नीचे होती है, वो एक उपभोग की वस्तु है या फिर सिर्फ घर में काम करने की वस्तु है। हमें अपने बच्चों को यही सिखाना होगा कि वो लड़कियों की इज्जत करे। इस देश में एक औरत को ना ही दासी का और ना ही देवी का दर्जा चाहिए, उन्हें बस एक इंसान का दर्जा चाहिए, तभी ये दुष्कर्म बंद होगा और औरतों को समाज में सही राय मिलेगी। नाज़नीन जी ने बिल्कुल सही कहा। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि हम अपने बच्चों को किस तरह तालीम देते हैं, हम उनको कैसे बड़ा करते हैं, हम उन्हें क्या क्या सिखाते हैं, उस पर बहुत हमें तवज्जो देनी पड़ेगी
और वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में। अगर एक छोटा बच्चा, एक लड़का देखता है कि मेरा पिता जो है इस तरह अपनी उसकी माँ के साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, तो उसको लगता है कि यही तरीका है जी बिहेव करने का, यही तरीका है औरतों के साथ बर्ताव करने का, और ये बहुत ही गलत सीख फिर उसको मिलती है। तो बच्चों के सामने बच्चे सबसे ज्यादा माँ बाप से सीखते हैं और उसके बाद स्कूल में सीखते हैं। तो अगर बच्चों की तालीम में, उनकी शिक्षा में, और जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम इसे सिखाते हैं अपने बर्ताव से, वो अगर सही हो तो हम ये भी फिर उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो आगे जब बड़े होंगे उनका रवैया ऐसे नहीं होगा जैसे आज के हम लोगों में देखते हैं। बिल्कुल, तो परिवार से शुरुआत जी हो जी सकती बिल्कुल है। जी बिल्कुल। आमिर, ये मेल मिला है, मनाली की रहने वाली हैं, मोक्षा जेटली इनका नाम है जी। ये कहती हैं कि मैं एक बाइकर हूं और फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रोफेशनल हूं मोटर बाइकिंग की दुनिया में। पंजाब की हूं लेकिन मनाली में रहती हूं। मई 2013 की बात है, मनाली में अपने घर के पास मैं टहलने निकली थी। तकरीबन रात का 9 बजा था, गर्मियों का मौसम था। मेरे कान में ईयरफोन्स लगे थे और मैं एफएम पर गाने सुन रही थी। वीरान रास्ता था। मैं म्यूजिक में इस कदर डूबी हुई थी कि मुझे ख्याल नहीं आया कि मैं वीरान रास्ते पर कुछ ज्यादा ही आगे पहुंच चुकी हूं। वो जगह हालांकि मेरे घर के नजदीक थी। अचानक पीछे से किसी ने मुझे पकड़ा और जबरदस्ती करने की कोशिश की। 24-25 साल का वो एक लड़का था। मैंने भागने की कोशिश की और गिर गई और मेरी कोहनी में और हाथ में काफी चोट लगी, कलाई में चोट लगी। लड़के को मैंने समझाने की कोशिश की कि मैं काफी इंजर्ड हूं और मुझे छोड़ दे। किसी तरह से वो थोड़ी देर अपने आप को बचा पाई और तभी 15-20 लड़के वहां से गुजरे और उन्हें देखकर वो लड़का भाग गया। ये पुलिस के पास गई, पुलिस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लड़के को पकड़ने की कोई ज्यादा कोशिश नहीं हुई। इसके बाद ये मई के आसपास की घटना है जी। और 4 जून को उसी इलाके में एक विदेशी महिला का गैंग रेप किया गया। पुलिस हरकत में आई। एक दोस्त के कहने पर वो थाने गई उन लोगों को देखने के लिए जिन्होंने ये काम किया था। उन 3 लोगों में वो लड़का भी शामिल था जी। जिसने इनके साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी। जी। और 6 महीने में इस मामले की सुनवाई हो गई, फैसला आ गया और 25 साल की सजा तीनों लोगों को सुनवाई गई। इन्होंने कहा है कि इसके बाद मैंने कुछ सीखें ली हैं। एक तो ये है कि अपने घर के आसपास भी महिलाएं सेफ नहीं हैं। उन्हें हर स्थिति में सावधान रहना चाहिए। अपने आसपास के माहौल से चौकन्ना रहना चाहिए। सुनसान जगहों पर ईयरफोन लगाकर अपने आप में इतने डूबना नहीं चाहिए कि आसपास की जगहों का आप कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, उसका ख्याल ना रहे। सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सीखना बहुत जरूरी है ताकि आप किसी भी जबरदस्ती का सामना कर सकें। और अगर किसी महिला के साथ जबरदस्ती हो रही है और आप वहां देख रही हैं तो आपको सामने आके रेजिस्टेंस करना चाहिए, रोकना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए। जी। मोक्षा जेटली, बहुत सही कहा आपने। और इसमें मैं एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि अगर पुलिस ने, जब उन्होंने अपनी कंप्लेंट की थी पुलिस को, अगर पुलिस ने उसी वक्त कार्रवाई सही तरीके से की होती और उस लड़के को ढूंढ निकालते तो फिर वो औरत शायद बच जाती। तो इससे हमें एक और सीख मिलती है कि जब हमारे साथ कभी ऐसा छोटा भी हादसा हो तो हम पुलिस पे दबाव डालें कि वो उस लड़के को ढूंढ निकालें और कार्रवाई करें। और तभी हम इस चीज को रोक पाएंगे कि आगे ऐसा न हो। और मैं गुजारिश करूंगा पुलिस के अधिकारियों से, पुलिस वालों से, पुलिस के कांस्टेबल से कि ये जो एक मुद्दा है उसमें वो खास चौकन्ना रहें और खास इस पे तवज्जो दें। और जब भी कोई महिला आपके पुलिस स्टेशन में आए तो उसे पूरी इज्जत दीजिए और उसकी कंप्लेंट को सीरियसली लीजिए और उसको फॉलो अप करिए। ये जो एक मुद्दा है हम सबके सामने, देश के सामने, हमें इसमें बदलाव लाना ही लाना है जी। और इस बदलाव में हम सबका योगदान होगा, खासतौर से पुलिस का। आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की। वैदेही हैं पुणे से, सुनते हैं कि वो क्या कह रही हैं। मैं पुणे से बात कर रही हूँ। मेरा नाम वैदेही है। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। लाइक व्हेन आई वाज गोइंग टू कॉलेज, वी टू ट्रैवल बाय बस उस वक्त। और हमें काफी, ये मैं कुछ 10-12 साल की पहले की बात कह रही हूँ। और हमें काफी छेड़खानी से समझौता करना पड़ता था। हमें धक्के दिए जाते थे, हमें सीट नहीं दी जाती थी और हमें बहुत गंदी गंदी चीजों से गुजरना पड़ता था। और उस वक्त ऐसा था कि हम किसी से बोलते भी थे तो ऐसे हमें इस तरह से देखा जाता था कि बिकॉज आप उसके लायक हो इसीलिए आपके साथ ये सब हो रहा है।
हम किसी से मुंह खोल के बात भी नहीं कर सकते थे। अगर हमने माता पिता को बताया तो वो बोलते थे कि ठीक है आप जाना बंद करो। तो हम डर गए थे और यही वो कारण शायद ये हो सकता है कि आज बढ़ते बढ़ते तक इतने तक ये बात हद तक बढ़ गई है कि अब सह नहीं सकती कि जो दिल्ली में हुआ या जो एक पूना में हुआ नैना पुजारी के साथ जो हुआ वो भी काफी एक घिनौना सा वो एक्ट था, या जो बंगाल में बीच में जो हुआ लड़की के साथ क्योंकि उसने किसी दूसरे कास्ट के लड़के के साथ शादी करने की तय किया, प्यार किया उसके साथ और उसके बाद उसके साथ जो भी इतनी गंदी हरकत हुई। मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज ऑल बिकॉज द जस्टिस इज नॉट गिवन प्रिवेल टू द गर्ल्स, टू द वीमेन। जो लड़की जो औरत इस हाथ से गुजरती है वही जानती है कि उस पे कितने भारी एक संकट, जैसे वो सोचते कि मौत आ जाए तो बेहतर है। तो मुझे ऐसे लगता है अलोंग विद द सोसाइटी जैसे लोगों की सोच बदलनी चाहिए, वैसे भी कोर्ट की भी एक ये सोच होनी चाहिए कि नहीं किसी एक लिमिट में ही हम इस लड़की को ये न्याय देंगे, ताकि फिर बाद में अगर ऐसे कोई सोचे भी कि हम 4 आदमी हैं, ये औरत क्या करेगी, ये वो जरूर सोचेंगे कि हाँ बाबा इस लड़की के साथ किसी लड़के ने या लड़कों ने किया था, उनको इतना इमीडिएटली दे वर हैंग्ड अप, दे वर गिवन इम्प्रिजनमेंट, हम अब ये नहीं करेंगे। एटलीस्ट दे विल कंट्रोल देमसेल्फ। बिल्कुल सही कहा है वैदेही जी आपने, और मैं भी इस बात से सहमत हूं। जब तक जस्टिस जो है, इंसाफ जो है जल्दी नहीं मिलेगा, सर्टेन नहीं होगा कि यकीनन मिलेगा, तब तक जमीनी सच्चाई नहीं बदलेगी। और इसमें एक और चीज यह है कि इसका हमें हर कदम पे विरोध करना है, हर कदम पे विरोध करना है। अब कानून भी काफी सख्त हो गया है। निर्भया हादसे के बाद कानून में तब्दीलियां भी आई हैं, बहुत सख्त हो गया है। और छेड़खानी के लिए भी आप कंप्लेंट करिए, जब कोई लड़के आपको छेड़े भी, क्योंकि वो पहला कदम है। उसके बाद उनको और फिर इंकरेजमेंट मिलता है, वो उनको लगता है यार कुछ तो हुआ नहीं, हमने कर गए, हम निकल गए, हमें कुछ हुआ नहीं। पहले कदम पे ही आपको सख्त एक्शन लेना चाहिए, पहले कदम पे ही पुलिस को सख्त एक्शन लेना चाहिए जी, तभी ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली जाएगा। बिल्कुल। आमिर, अहमदाबाद से हमारी एक श्रोता है। मेरा नाम वैशाली है। 31 दिसंबर को 2003 था। उस दिन मेरी सिस्टर, उसकी फ्रेंड थी और सब ग्रुप में गए थे। तो वहाँ पे इन लोगों ने मेरी बहन को बहुत ही मारा। उन लोगों ने जबरदस्ती उसको ड्रिंक पिलाया। उसके बाद में ये 5 लड़कों ने उसके साथ रेप किया। तो सुबह में 4 बजे सामने से वो फोन आया कि तुम अपनी सिस्टर को लेके जाओ। आप बिलीव नहीं कर सकोगे कि मेरी सिस्टर, उसने कुछ पहना नहीं था और लड़का वहाँ पे बाहर खड़ा रहा था। तब मुझे पता नहीं था कि पुलिस स्टेशन किसको बोलते हैं और पुलिस चौकी किसको बोलते हैं। तो हम लोग 16 चौकी है वहाँ पे गए। फिर वहाँ पे एक बंदा अच्छा था पुलिस वाला, तो बोले नहीं ये तो रेप केस है, तो आपको वहाँ 16 पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। हम लोग 16 पुलिस स्टेशन गए। तो उसके बाद में उन लोगों ने बोला कि ये तो हमारे इलाका का केस नहीं है, तो हम लोग नहीं ले सकते, आप शाहीबाग जाओ। फिर हम लोग शाहीबाग गए तो वहाँ पे भी उन लोगों ने एक बार तो FIR फाड़ दी थी। टोटली अनकॉन्शियस थी, कितना मारा था। बर्न मार्क होता है सिगरेट के, उसको पूरी बॉडी पे, वो इंटरनल पार्ट्स में उसको ये सब किया था। फिर उसके जो एविडेंस थे, उसके जो कपड़े गाड़ी के अंदर थे, वो सब भी इन लोगों ने गायब कर दिए। और उसके बाद में इतने सारे फोन कॉल आते थे, इतनी धमकियां मिलती थी, इवन मुझे भी मिलती थी। मेरे बेटे को भी स्कूल तक पीछे पीछे सब जाते। मेरे घर के अंदर भी, यहाँ मेरे जो सोसाइटी है, सोसाइटी में भी सब लोग आते और वहाँ पे उन लोगों ने बहुत ही टॉर्चर किया। और पैसे का भी इतना ऑफर हम लोगों को किया कि साम दाम दंड भेद सब भी कुछ उन लोगों ने कर डाला। लेकिन फिर मेरी सिस्टर ने सुसाइड किया 2004 में। सुसाइड नोट उसने लिखी। हम लोग लॉयर के वहाँ गए थे और मेरे घर के अंदर ही उसने तो गले में वो हैंग हो गई। पुलिस वालों ने भी इतना टॉर्चर किया हम लोगों को कि वहाँ जो लेडी कांस्टेबल थी उसने भी मेरी सिस्टर के ऊपर ही दाग लगाया कि नहीं तुमने ही ऐसा कुछ किया होगा। लेकिन कुछ भी सच है वो कभी छुपता नहीं है, सामने आ ही जाता है। फिर क्राइम में गया, मेरा केस फाइट किया। उसके बाद में सब मीडिया और मीडिया का मुझे बहुत ही सपोर्ट था। अगर मीडिया नहीं होती तो शायद मेरा केस भी ऐसे, जैसे ये सब केसेस होते हैं रेप केस के, कि जैसे रद्दी की टोकरी में जाते हैं वैसे ही चला जाता। लेकिन एक पब्लिक सपोर्ट मुझे बहुत था। पता नहीं मेरी बहन को मैंने जिस हालत में देखा था, तो ऐसे मुझ में ऑटोमेटिक उसकी शक्ति जैसे मुझ में कि अगर मैं मूवी या ऐसा कुछ भी मैं देखती हूँ, उसमें भी वो रेप का सीन आता है तो मेरा खून खौल उठता है कि बंदे को मारूं। लेकिन हाँ, एक बात का मुझे सुकून है कि अब तक मैंने आधी जंग तो मैंने जीत ली है।
सर मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि अगर हम लोग अभी घर के अंदर बैठ जाएंगे कि चलो भाई लड़की का रेप हुआ, हमारा समाज कैसा है कि वो ऐसा सोचता है कि नहीं लड़की है, इज्जत गई है, ये होगा वो होगा। इवन मेरे खुद के घर में भी ऐसा हुआ है, कोई रिलेटिव मेरे साथ नहीं थे, बाकी इवन मेरे भाई का भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं था। तो मैं सब लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी होता है, चलो आप अपने घर के अंदर बैठ गए हो तो बाजू के घर में भी होगा, फिर तीसरे घर में होगा, तो आप बैठो मत, आवाज उठाओ, क्योंकि लड़की भी कोई वो इंसान है। लड़के और लड़की में जो फर्क माना जाता है वो नहीं होना चाहिए। और आमिर सर से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, आप वैसे भी नंबर 1 है ही देश के लिए, आपने ये मुद्दा उठाया है ना, तो सर हिट्स ऑफ यू कि आप जैसे अगर हमारे साथ होते हैं तो जो मैंने अब तक स्ट्रगल किया तो वो नहीं होता। मुझे बड़ा दुख हुआ आपकी बातें सुनकर, और उसके साथ साथ खुशी भी ये हुई कि आपने बहुत हिम्मत दिखाई और अपनी बहन के लिए आपने इंसाफ पाया है। ये बहुत ही बड़ी बात है और इससे हम सबको एक प्रेरणा मिलती है, हम सबको इंस्पिरेशन मिलती है कि कभी खुदा ना खास्ता, भगवान न करे हमारे साथ भी ऐसा हो, तो हमें सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और इंसाफ के लिए लड़ाई पूरी लड़नी चाहिए। तभी जैसे इन महिला ने कहा तभी चेंज आएगा। बिल्कुल सही कह रही हूँ आमिर, इसी से जुड़ा हुआ एक मामला है और ये सीधे सीधे जबरदस्ती का मामला नहीं है, लेकिन एक महिला को पूरी तरह तबाह कर देने का मामला है। ऐसे केसेस भी बहुत सारे आ रहे हैं। उनमें से एक मामला जबलपुर की हमारी एक श्रोता है, उन्होंने उठाया है। जी, मैं डॉक्टर नंदिनी शर्मा, मैं जबलपुर से हूँ सर। मैंने पीएचडी किया है सर समाजशास्त्र में, एमफिल पीएचडी किया है सर। मैं वाटरशेड डिपार्टमेंट में टीम सदस्य के रूप में काम करती हूँ नरसिंहपुर। मैं जब छोटी थी करीब 8 साल की, तब मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया गया था। मैं अपने पिताजी के साथ में थी और मेरे पिताजी रेलवे में इंजीनियर थे और उनका ट्रांसफर हुआ था जबलपुर से दमोह, और वहाँ पर कुछ लोग जिसमें आरपीएफ इंस्पेक्टर भी मिला हुआ था और वे लोग रेलवे के सामान की चोरी करते थे, जिस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया तो उनके ऊपर उन्होंने तेजाब फेंक दिया। तब मैं उनके साथ में ही थी, तो हम दोनों के ऊपर एसिड डल गया और मेरे फादर फिर मेडिकली अनफिट हो गए, उनकी एक आंख भी खराब हो गई और पूरा सिर से लेके नाभि तक पूरा एसिड से नहला दिया था उन्हें, और मेरा भी लेफ्ट साइड जो है वो पूरा एसिड से खराब हो गया सर। उसके बाद तो हम दोनों की और बल्कि मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। हमारे को समाज में एक अलग नजरिए से देखा जाता है, स्वीकृति उतनी आसानी से मिल नहीं पाती हमें। फैमिली में ही हम लोगों को बहुत सारे इग्नोरेंस का सामना करना पड़ता है और हर जगह हमारी जो भी क्वालिटीज हैं उनको तो एक तरफ रख दिया जाता है, पर इसी तरीके से पहचाना जाता है कि वो जिसका चेहरा जला हुआ है, यही हमारी पहचान बन गई है, जो हमें हमेशा टीज करती है, हमको बहुत तकलीफ पहुंचाती है। जब हमारा ये कांड हुआ था उस वक्त 1986 की बात है सर, 14 सितंबर 1986। उस समय जबलपुर में 3 घटनाएं एक साथ घटी थी। यही समय मध्य प्रदेश में शायद ये एक माहौल बन गया था कि जिस किसी को भी गुस्सा आ रहा है तो वो तेजाब फेंक दिया करता था और उसी से हम भी प्रभावित हो गए। सर शादी तो लड़कियों का तो सबसे पहले चेहरा ही देखा जाता है और सर चेहरा ही विकृत है तो शादी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बहुत ही दुख की बात है और मुझे लगता है कि जो महिलाओं पे जो वायलेंस होता है, जो महिलाओं पे जो हमले होते हैं, इस मुद्दे को जिसमें रेप भी शामिल होता है, बहुत ही सख्ती से कानून को डील करना चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहूंगा नंदिनी जी के मेरे दिल में आपके लिए बहुत प्यार और इज्जत है और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपने अपने पूरे जीवन में एक संघर्ष किया है और जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते या आपकी खूबियों को नहीं पहचानते, ये उनमें कमी है और यकीनन समाज का अपना जो सोचने का तरीका है उसको बदलने की बहुत जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने ये भयानक काम किया है, हैवानियत का जो काम किया है, मुझे उम्मीद है कि वो लोग पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, क्योंकि आपने हमें ये बात बताई नहीं, लेकिन आई होप कि उनको सख्त से सख्त सजा मिली है और हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। एक बार फिर मैं कहूंगा कि समाज में हम सबको ये जरूरत है कि ऐसे जो हमले होते हैं औरतों पर, महिलाओं पर, उनके खिलाफ हमें सख्त एक्शन लेना चाहिए। एक आम नागरिक के होते हमें इन चीजों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, पुलिस पर दबाव डालना चाहिए कि वो एक्शन ले
और जिसने ये किया है उसको पकड़ें, उसके खिलाफ कार्रवाई हो, उसको सजा मिले, तभी ये चीज बदलेगी। आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की। सोलापुर की अरुणा बैंक में काम करती थी, लेकिन अब काउंसलिंग करती हैं। हाँ, मैं अपनी रोजी रोटी के लिए बैंक में नौकरी करती थी, मगर साथ ही साथ बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई, अनौपचारिक शिक्षण में और धर्मांधता विरोधी आंदोलन में सक्रिय रही हूँ। और गए 40 साल से हिंसा प्रतिबंधक जो भी अलग अलग गुट है, उनके साथ काउंसलिंग में कंसल्टेंसी करते हुए बहुत सारी औरतों के बयान और उनकी हकीकत से जुड़ी हुई हूँ। हाँ, एक बहुत बड़ी चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी औरत से मिलते हैं जो हिंसा के हादसे से गुजरी हुई है, तो मैं उनको इस नजरिए से देखती हूँ कि वो एक विक्टिम नहीं है, वो तो है कि अपने जिंदगी से जूझना चाहने वाली एक शक्ति है। तो मैं उसको सर्वाइवर समझती हूँ, मतलब वो जूझ रही है। मतलब उसकी जब कहानी हमारे सामने आती है तो हम उनको पहले ये हौसला देते हैं कि आप जब हमारे तरफ आई है तो ये साफ है कि आपको इससे निकलना है, और ये जो हुआ है आपके साथ, हादसा हुआ है, उसमें आपकी कुछ गलती नहीं है। ये पहली बात, ये एक संदेश हम उनके तरफ पहुंचाते हैं, उसको हम रिवाइव करते हैं उसके मन में, और उसका जो खुद पे हौसला होता है वो पहले बढ़ाते हैं। आप अकेले नहीं हो, ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो ऐसे हादसे से गुजरी हुई है, आप भी गुजर सकते हो, बाहर आ सकते हो। पहले तो उसको हम मानसिक तौर पे उसका हौसला बढ़ाते हैं, फिर उसको जो भी शारीरिक पीड़ा हुई है उसका इलाज करने के लिए कुछ तरीके बताते हैं, अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि एक बार वो डर निकल जाए और उसकी ताकत उसके हाथ में आए तो वो बाकी के सब तरीके अपनाने के लिए काबिल बन जाती है। अरुणा जी, मुझे बड़ी खुशी है ये सुनकर के आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रही हैं, और हम आपको सलाम करते हैं। बिल्कुल सही चीजें आपने, सारी जो चीजें कही बिल्कुल सही कही हैं। जिसके साथ ये घटना घटती है वो विक्टिम नहीं, सर्वाइवर है, मैं भी ये मानता हूँ, और उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। पूरी जिंदगी उसके सामने पड़ी है और उसको पूरा अधिकार, हक है, जिंदगी की हर खुशी उसको मिलनी चाहिए। मरे हम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग, दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। हाँ, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है बहना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले है सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे। आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की। आमिर जी, मुद्दे पर तो बहुत सारे लोगों ने बातें की, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेलीफोन कॉल्स भी थे जिनमें लोगों की अलग अलग तरह की समस्याएं थी। किसी के किराए के घर में किराएदार बैठ गए और वो खाली नहीं कर रहे हैं, या किसी की पेंशन नहीं मिल रही है, या किसी के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं, उनका अकाउंट हैक कर लिया गया है। तो सारी तरह की समस्याएं लोग आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मुझे खुशी है इस बात की, और मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, सभी सुनने वालों को बताना चाहूंगा कि ये पूरा साल जो है 2014 का,
मैंने कोई फिल्म नहीं ली है और ये पूरा साल मैं सत्यमेव जयते में ही रहूंगा, इसी के काम में रहूंगा। हमारा जो पहला ट्रांच है मार्च के महीने में हम 5 मुद्दे उठाए हमने, फिर साल के बीच में हम 1 महीना लेंगे, उसमें 4 संडे होंगे तो 4 मुद्दे साल के बीच में हम 1 महीना लेंगे जी, जिसको हम बोलेंगे सत्यमेव जयते का महीना जी। और फिर साल के आखिर में 1 महीना और लेंगे जिसमें हम फिर 4 या 5 जितने संडे होते हैं उस महीने में। तो ये पूरा साल मैं यही काम में लगा हूं और अलग अलग मुद्दे हम उठा रहे हैं जो लोगों की जिंदगियों को छूते हैं और हमारी ये पूरी कोशिश है कि इन मुद्दों के साथ जो हम रिसर्च में जो हम पाते हैं उसका हम हल निकालें और वो हल हम लोगों के सामने रखते हैं। इस दफा हमने ये कैंपेन भी चलाया है, वोट फॉर चेंज कैंपेन, बदलाव के लिए आप वोट कीजिए। आपको बड़ी खुशी होगी कि जो हमारा पहला एपिसोड है उसमें सिर्फ पहले जो 72 घंटे हैं उसी में हमें करीबन 40 लाख मिस्ड कॉल्स आए। क्या बात है। और ये जितना जो समर्थन सपोर्ट आ रहा है लोगों का वो हम सही अथॉरिटीज तक पहुंचा रहे हैं। और मैं सुनने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि 2 मार्च को जो हमारा मुद्दा आया था जिसमें हम बलात्कार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, उसमें जो हमने मिस्ड कॉल का नंबर दिया था वो भी मैं लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि वो टोल फ्री नंबर है, यानी मुफ्त नंबर है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। इस पे आप मिस्ड कॉल दीजिए। नंबर है 1800 103 2301 जी। तो आप सब इस पे मिस्ड कॉल दें और यकीनन इस मुद्दे पे बदलाव जरूर आएगा। बिल्कुल। और जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें समर्थन अपना देंगे तो उतना और फिर दबाव पड़ता है सरकार पर, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो कोई राज्य सरकार हो, और भी जो एजेंसीज हैं, अथॉरिटीज हैं जो हमारे लिए काम करती हैं, उनके सामने ये बात साफ होती है कि लोग भारी मात्रा में ये बदलाव चाह रहे हैं और फिर वो सही कदम वो भी उठाते हैं, उनको भी ताकत मिलती है। तो ये एक समाज को बदलने की जो कोशिश है हम सब की, ये जारी रहनी चाहिए और ये पूरा साल मैं इसके लिए दे रहा हूं। कोई फिल्म मैंने नहीं ली है। तो मैं सभी सुनने वालों को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जैसे वो भी चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़े, समाज में सुधार आए, हम सब की जो तकलीफें हैं वो कम हो, उसकी तरफ हमें कोशिश और संघर्ष करना चाहिए। गांधी जी ने एक बहुत कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस देश में हर नागरिक को 3 चीजें करनी चाहिए जी। या तो वो तीनों चीजें कर पाए, कुछ लोगों में वो ताकत होती है कि वो तीनों चीजें कर पाते हैं, लेकिन कम से कम इन तीनों में से एक चीज हर आदमी को करना चाहिए। एक तो संघर्ष, स्ट्रगल, एक सेवा कि आप लोगों की सेवा करें। या तो आप संघर्ष करें या आप सेवा करें या आप निर्माण करें। क्या बात। निर्माण में अपना योगदान दें। तो निर्माण मतलब कोई क्रिएटिव काम करिए या आप कोई बिजनेस में निर्माण कीजिए, डेवलपमेंट लाइए। तो या तो आप सेवा करें या संघर्ष करें या निर्माण करें या तीनों करें। वाह। तो हम अगर जो गांधी जी ने कहा है उस पर हम चलने की कोशिश करें तो यकीनन ये देश बदलेगा और बहुत जल्द बदलेगा। बहुत अच्छी बात आमिर आपने कही है। और इस एपिसोड के आखिर में हमेशा मेरा मन करता है कि मैं आपसे कोई सुराग निकाल ही लूं, लेकिन मैं निकाल नहीं पाता हूं। जी। थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि कल का एपिसोड है, इसमें क्या है? देखिए, देश के सिवा। देखिए मैं आपको कल के एपिसोड के बारे में हिंट देता हूं कि देखिए, हम सब कुछ न कुछ चीजों से डरते हैं। बच्चे जो हैं वो कभी भूत से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं, कुछ लोग कॉकरोच से, छिपकली से डरते हैं। हम में से बहुत ऐसे हैं जो अपने बॉस से डरते हैं। तो लेकिन एक इंसान है जिससे हम सब डरते हैं और उसकी पैदाइश हुई थी सन 1861 में और वो आज भी जिंदा है सिर्फ हमको डराने के लिए। अब वो इंसान कौन है उसको जानने के लिए आप हमारे कल का प्रोग्राम देखिए। ठीक है आमिर, आपने हमेशा की तरह सोच में डाल दिया है जी। तो हम तो यही चाहते हैं कि लोग सोचते रहें, सजग रहें, और आपने बड़ी अच्छी बात कही कि संघर्ष करें या सेवा करें या निर्माण में अपना योगदान करें। बिल्कुल। इसके अलावा एक चीज और करें जी, और वो ये कि सोमवार से बुधवार विविध भारती के स्टूडियो में कॉल करें जी आपका प्रोग्राम देखने के बाद सत्यमेव जयते, और अपने विचार हमें बताएं। मैं सबकी बातें सुनना चाहूंगा। बिल्कुल। और ये बातचीत में जारी रखना, मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं लोगों से जुड़ता हूं आपके जरिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं विविध भारती का, ऑल इंडिया रेडियो का, कि ये मुझे मौका मिला है कि मैं लोगों की आवाज सुन सकता हूं, उनके विचार सुन सकता हूं, उनकी तकलीफें सुन सकता हूं।
और उनसे बातचीत कर सकता हूं। बिल्कुल। और मैं सभी सुनने वालों को एक दफा फिर याद दिलाना चाहूंगा कि जो हमारी वेबसाइट है, इस दफा हमने उसमें बड़ी मेहनत की है, www.satyamevjayate.in। इस पे आप आइए और इन मुद्दों पर आप और ज्यादा जानकारी पा सकते हैं, अपने विचार हमें बता सकते हैं, और पिछले सीजन में क्या क्या हमने किया है, किन संस्थाओं को हमने मदद की है और वो क्या काम कर रहे हैं, और भी लोग जमीनी स्तर पर क्या अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बारे में आपको सारी जानकारी मिल सकती है। बिल्कुल। तो जरूर आप हमारे वेबसाइट पे आइए और हमारा शो देखिए संडे 11 बजे। बिल्कुल। और आमिर, टेलीफोन नंबर मैं बताना चाहूंगा 2869-2709 विविध भारती का नंबर है, जिस पर हम सोमवार से बुधवार के बीच रिकॉर्डिंग करते हैं, दिन में 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच। और हम अपने श्रोताओं को साफ तौर पर यह बताना चाहेंगे कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का ये नंबर नहीं है, ये नंबर खास तौर पर आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की इस कार्यक्रम के लिए दिया गया है। कृपया हेलो फरमाइश वाले कॉल इस नंबर पर बिल्कुल न करें। एक बार फिर से टेलीफोन नंबर 022 यानी 022-2869-2709। हाँ, आमिर को अगर आप ईमेल के जरिए अपनी बात कहना चाहते हैं तो AIRAmirKhan@gmail.com पर आप अपना ईमेल भेज सकते हैं। जी। तो आमिर, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे जी, उन लोगों की आवाजें लेकर जिन्हें फिक्र है देश की। जी, आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर जेटी महाजन और प्रदीप शिंदे, तकनीकी संयोजन दिलीप कुलकर्णी, संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर। ये कार्यक्रम विविध भारती मुंबई में तैयार किया गया। आवाज उनकी जिन्हें फिक्र है देश की।